बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा वफाकी हुकूमत के 3 साल भी पूरे हो गए और जब बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन के रहनुमा कह रहे थे कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई होगी, लेकिन वफाकी हुकूमत के दावे थे कि हम तमाम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी एक बार फिर दावे भी हमें वो उनको भी नज़र नहीं आ रहा कि वो दावे पूरे होंगे और पेट्रोल से लेके अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस एक तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आती है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत मीडिया ऑर्डिनेंस समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही है। क्या वफाकी वज़रा का इदारों पर असरअंदाज होना क्या दुरुस्त है? क्या जमहूरी हुकूमतों का यही रवैया होता है? इससे कबल हमने देखा माजी में पीएम इमरान खान साहब से लेकर पीटीआई की हुकूमत जब हुकूमत में नहीं थे, ये तमाम जो पीटीआई का सेटअप है, तो यही इल्ज़ामात उस वक्त की हुकूमत नून लीग पर लगाए जाते थे कि नून लीग इदारों पर असरअंदाज हो रही है और हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं और इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। तो आज वो नज़रियात, अफकार और वो जमहूरी रवैये क्यों इस तरह मामलात हो गए? क्या ये सिविल डिक्टेटरशिप तो नहीं है? इसको तो अवाम ने मैंडेट दिया और आज पीएम इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान भी हैं। तो ये जो इदारों से टकराव कि जो ये पॉलिटिक्स है, ये कहाँ तक ऊँट करवट बैठेगा? और जिस तरह इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मुतारिफ़ करवाई जा रही है और हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों में रिफॉर्म्स लाए जाएं। ये रिफॉर्म्स हैं या कुछ इसके पसे पर्दा कुछ और? जिस तरह इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के लिए अपोजिशन से लेके तमाम स्टेक होल्डर्स का कहना है कि पीटीआई इतनी बदज़िद क्यों है। कहीं फिर जिस तरह आरटीएस सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, कहीं अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर तो ये खदशात फिर नहीं होंगे कि पीटीआई ने धांधली की और पीटीआई को हुकूमत और आइंदा 2023 का मैंडेट चाहिए, इसीलिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कराची को बसेस भी दी गई, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा बलोच साहब हमें टेलीफोन लाइन पर। नियाज़ी साहब, सबसे पहले मैं आऊँगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी चीज़ है, हम चाह रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम की भी ये ख्वाहिश है कि डब्बे भी गायब होते हैं, रिटर्निंग अफसरान भी गायब होते हैं, इन चीज़ों से बचा जाए। लेकिन आपका साथ तो कोई दे ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात उठा रही है, अपोजिशन को आप एक पेज पे ला नहीं रहे। तो कानूनी जवाब दीजिएगा, क्या हुकूमत इन तमाम चीज़ों को पीछे करके फिर भी आप इस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के थ्रू इलेक्शन कैसे करवाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद मुख्तार है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। देखें साजिद भाई, हमारा इमरान खान का शुरू से स्टांस रहा है कि न्यूट्रलिटी हो। जब क्रिकेट में भी थे तो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स का मुतारिफ कराया कि ताकि किसी पे ये ब्लेम ही ना हो कि चीटिंग का या करप्शन का। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब हम अपोजिशन में थे, हम गवर्नमेंट में तो थे, अब आए हैं ना 3 साल हुए हैं, लेकिन जब 2014 में भी मतलब आरिफ अलवी साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लाया जाए। हम अपोजिशन में जब थे उस वक्त से हम शोर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आई जाए। दुनिया में हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती चली जा रही है। यहाँ डब्बों में वोट डाले जाते हैं, 6-6 हज़ार, एक एक हल्के में 6-6, 7-7 हज़ार वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह कि हमारे बहुत से तालीमी इतना वो नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है कि वो स्टेम गलत डाल देते हैं। तो ये चीज़ से बचने के लिए कम से कम ये इसकी बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपको लग रहा है आप कर पाएंगे? ओपोजिशन भी नहीं है साथ आपके? बिल्कुल, हम बिल्कुल कोशिश में। ये सेनेट में हमने कहा था शो ऑफ हैंड कर दो, वहाँ अपोजिशन ने शोर डाला। इसी तरह मशीनें, देखिए मशीन कहते हैं कि जी आप लोगों ने ले ली है, वो 3-4 वेंडर्स आए हैं, उन्होंने अपना प्रपोजल दिया है कि भाई हमारी मशीन चेक करें, हमारी मशीन चेक करें। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि सारे मिल के इस पे मतलब होना चाहिए कि आगे वाला हमारा जो आगे इलेक्शन है उस पर इतराजात ना हो, ये चीजें खत्म हो जाए। चले इलेक्शन कमीशन जो पूछ लेते हैं। नियाज़ी साहब, मुस्तफ़ा बलोच साहब, सुन सकते हैं आप? जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, अपोजिशन तो मतलब आप नहीं चाह रहे कि ये इस पे कुछ खदशात हैं आपको, और न सिर्फ आपको, इलेक्शन कमीशन ने भी 37 एतराज़ात उठाए, बजाय हुकूमत उनको एक्सप्लेन करती। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर भी वफाकी वज़रा चढ़ाई मारते नजर आते हैं, तो इस पे आपका क्या किरदार है? आप भी इदारों की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, और क्या आपको नजर आ रहे हैं जनरल इलेक्शन इसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के? बड़ी खूबसूरती से सवाल में ही जवाब अपना दे दिया जो जवाब मुझे देना था
कि इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा है जो खुद मुख्तार होना चाहिए, उसको ये लोग जो है वो एक तरीके से सैबोटाज कर रहे हैं। उन्होंने 30 से ज़्यादा 35 से ज़्यादा जो है वो खदशात पे पॉइंट आउट किए हैं जिसको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब देखें, कहने का मकसद है अगर यही चीज़ अगर PMLN के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में होती तो ये वावेला मचाते, ये ड्रामेबाजी करते, शोर मचाते। हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर इलेक्शन, हमें तो आप चले समझते हैं कि हम एक सियासी तौर पे कोई एजेंडा होगा या कुछ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक गैर जानिबदार और जिसको अपॉइंट ही इन्होंने किया है, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है उनको अपॉइंट करने में इनका रोल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो गैर जानिबदार है? मतलब जो अगर हक के खातिर अगर मेरिट पे खड़ा हो या मेरिट पे बात करें तो वो जो है वो जो है ना वो पार्टी बन जाती है इनकी नजर में। तो ये दोहरा मयार है और मेरे ख्याल में खान साहब को थोड़ा मेच्योर हो जाना चाहिए। अभी 3 साल के बाद इनको याद आया कि भाई इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराएंगे। 3 साल हो गए, आपको अगर ये करना था तो आप अपने पहले साल में ले आते। आपके अगर मैनिफेस्टो में था तो आप पहले साल ले आते और 3 साल में आप इसकी जो है ना कोई लोकल बॉडीज में या लेकिन मुस्तफा इलेक्शन में आप इसको यूज कर दे। मुस्तफा बलोच साहब, अगर हुकूमत की एक अच्छा काम करने की विल है तो उसका साथ तो दिया जा सकता है। देखें नहीं साजिद, ये देखें अच्छा काम, हमें अब इन पे शक है। अच्छा, हमें भी शक है, अभी पब्लिक को भी शक है इन पे। इनके किसी भी एक्शन पे हमें डाउट होता है, हम इनको फ्री हैंड नहीं दे सकते। हमें इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी तो देखें ना, वो डस्का इलेक्शन की भी रिपोर्ट जो अपना उसकी जो जजमेंट है वो भी आने वाली है, वो भी इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करेगा, तो वहां भी दूध का दूध पानी का पानी हो चलिए जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की बातें गर्दिश करते हमें नजर आई और आपने देखा कि इस्लामाबाद में धरने भी हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन की बहुत सारी मोतबर शख्सियात दिखाई दी और बहुत सारी सिविल सोसाइटी से लेकर जर्नलिस्ट वहां बैठे थे, लेकिन उसको भी विफाकी वुज़रा ने कहा पेड लोग थे, किस तरह बुलाए गए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त तो फिरौनियत नजर आ रही है। फवाद चौधरी साहब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज को इजी लेके लाइट लेके जो है ना वो बात को घुमा देते हैं, इस तरह चलेगा नहीं। इस तरह इनको तो बखैर अवाम तो हम तो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे और इलेक्शंस पे। हम तो यही वेट करेंगे कि इलेक्शन हो और दूध का दूध पानी का हो जाए, क्योंकि इनको तो इनकी जो तकब्बुर और इनकी जो गुरूर है वो खत्म नहीं हो रही। वो किसी भी बात पे इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही। आटा महंगा हो रहा है, आपकी दालें जो है ना महंगी हो रही हैं, आपकी पब्लिक की जो एक जरूरी अशियाएं होती हैं जो एक गरीब आदमी के लिए डेली वेजर के लिए जरूरी होता है, वो सारी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन अब आप देखें, स्टेट बैंक ने कल 0.25% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। किसी ने कुछ कहा? चले मुस्तफा आप जरा कॉल पे रहे, मैं ये जवाब ले लेता हूँ। न्याजी साहब, अब 3 साल गुजरने के बावजूद तमाम ये मलबा अपोजिशन पे डालना, ये कहाँ का इंसाफ, ये दुरुस्त है किस चीज का कि 3 साल में अगर आप महंगाई कंट्रोल न कर सकें और अपोजिशन को न बिठा सकें, तो फिर अभी भी आपको लग रहा है कि आप नए हुकूमत में आए? कोशिश की, हर जिस चीज का भी हम रिफॉर्म्स लाना चाहे, अपोजिशन ने क्या हल किया? लड़ाई झगड़े आपने पिछले उसमें देखा नहीं? अपोजिशन ये करती है, हुकूमतों का रवैया होता है। मतलब ये है, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पे चल पड़े। उनको मुल्क की परवाह ही नहीं है। उनको तो अपने वो चाहते किसी तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हो जाए या डिसबैलेंस हो जाए, ताकि हमारी दुकानदारी चल पड़े। हम जमहूरियत के साथ हैं, हम तो जमहूरी हुकूमत को डिरेल नहीं होने देंगे। जमहूरियत के साथ हैं तो जमहूरियत में जो उसके जो पिलर्स होते हैं उनको साथ रखने के लिए, या जैसे हम चाहते हैं इदारों को आजाद करें तो हमारे साथ खड़े हो। क्यों नहीं खड़े हो रहा इदारों को आजाद करने के लिए? जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। जमहूरियत की पिलर जो सबसे बड़ी होती है वो पार्लियामेंट होती है। ठीक है, पार्लियामेंट को आप जो है तो पार्लियामेंट में क्या हाल करते हैं? बैठते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। आप सुने, नारेबाजी शुरू कर देते हैं आप लोग। पार्लियामेंट को बाईपास करके ऑर्डिनेंस के जरिए अगर आप जो है ना सीधे मुसल्लत करेंगे तो भाई हम तो क्या, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पार्लियामेंट का फोरम है, अगर आप जो है जमहूरी तरीके से आए हैं या आप सिलेक्ट होके आए हैं तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है भाई। आप पार्लियामेंट को एहतराम दें, पार्लियामेंट की जो वक़्त है उसको आप रखें और पार्लियामेंट में आप चीजें मैटर्स लेके आए। अब ये ईवीएम का जो सिस्टम है, आप क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए जल्दी? आप पार्लियामेंट में लेके आते, बहस होती, बात होती, डिस्कशन होता। ऑपोजिशन पार्टीज का भी उतना ही रोल है। हमारे मेरे भाई पार्लियामेंट ही में लेकर आए, पार्लियामेंट में डेमोन्स्ट्रेशन उसकी हुई, हर चीज हुई, आपके सामने रखा गया। आपने तो शोर शराबा करके देखते नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये वोटिंग अच्छी हो साजिद भाई, कि ताकि ये इतराजात खत्म हो जाए, इतराज खत्म हो जाए, ताकि सेनेट में कितने इल्जाम लगे, इन्हीं के लोगों ने इल्जाम लगाए, वहां से हार रहे हैं, वहां से जीत रहे हैं, वहां से हार रहे हैं, वहां से जीत रहे हैं। 6,000 7,000 वोट। मुस्तफा, इस पे आते हैं हम आगे, लेकिन मुझे जरा सा कैटेगोरिकली बताइएगा, ट्रांसपोर्ट की जो ये 40 बसेस आई हैं, सफरी सहूलियात अहले कराची को मिली हैं,
तो आप इससे मुतमईन हैं कि ये आपको देनी चाहिए थी बसेस, और वफाक ने अगर दी है, मैं इनसे भी पूछूंगा इस पे कि मार्केटिंग तो बहुत हो रही है इसकी, ये 40 काफी है? देखें, सिंध की कराची के लिए तो देखें जितना आप दें उतना अच्छा है। कराची एक मेगा सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची में देखें अगर इनकी सीरियसनेस होती तो कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो कम से कम साल में एक दफा तो चक्कर लगाते। प्राइम मिनिस्टर का रेशियो चेक कर लें आप, वो कितनी लेकिन सर परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहे लेकिन कराची वालों को बसेस। ये तो ग्रीन लाइन इज नॉट पीटीआई's प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो इनका तो इन्होंने पिछली गवर्नमेंट की इनकी आदत यही है, पिछली गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है उनके फीते काटेंगे लेकिन फिर उनको बुरा भला भी बोलेंगे। इनका अपना लाया हुआ प्रोजेक्ट कौन सा है मुझे ये बताएं। इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी स्कीम, कोई मेगा प्रोजेक्ट चले थोड़ी देर के लिए चले सर मान लेते हैं मुस्तफा साहब, चले ग्रीन लाइन मंसूबा पिछली हुकूमतों का था, लेकिन बसेस तो इन्होंने चलवाना स्टार्ट करने की विल तो जाहिर की, बसेस आ भी गई और 1 माह बाद 2 माह बाद चलेंगी। देख अच्छा चलेगी, लेकिन कहने का मकसद है कि वो एक चीज अगर एक प्रीवियस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर चल रहे हैं उनको फॉलो अप आप कर रहे हैं, ठीक है, इट्स गुड। बट कहने का मकसद है आपने क्या ऐड ऑन किया है अपनी तरफ से, आपका कौन सा स्कीम, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है कराची के लिए। मैं तो कहता हूँ कराची छोड़े पूरे पाकिस्तान के लिए बता दें कोई एक स्कीम, कोई एक प्रोजेक्ट। चले जरा सुन ले न्याजी साहब, हमने देखा बसें पोर्ट पे उतर रही हैं, आपकी जितनी भी यहाँ की पार्टी है, चाहे एमपीए आपके एमएनए, 40 बसेस पर जो बेतहाशा मार्केटिंग हुई है, ठीक है आपने आवाम के लिए किया, कोई एहसान था? देखिए एहसान नहीं था। कराची ने हमें मैंडेट दिया। ये जो सिंध के इनके नासिर शाह बातें करते रहे कि 3000 गाड़ियां आ जाएंगी, 2000 आ जाएंगी, 1000 आ जाएंगी, सुन के कराची वाले थक गए थे। ये ग्रीन बसें आ रही हैं, लेकिन 40 बसों पर इतनी लुडियां डालना, आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड और हर जगह पे साजिद साहब 80 बसेस हैं, उसमें से 40 की खेप आई है, बिल्कुल 40 खेप आई। सरजानी से लेके गुरु बंदर तक जो ट्रैक तैयार है ये उस पे चलेंगी इंशाल्लाह ताला। आगे जो गुरु बंदर से आगे का जो ट्रैक है वो तैयार हो रहा है, उसका कुछ थोड़ा बहुत काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बसेस चलना शुरू हो जाएं और विद इन, जैसे असद ने कहा कि 2 महीने में आप उसको देखेंगे कि वो जो सरजानी से गुरु बंदर का ट्रैक है वो इंशाल्लाह ताला फुल फ्लैश चलना शुरू हो जाएगा। इन 40 बसों से लोग अपने मुस्तफीद होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह 40 बसें आगे वाले टेन्योर में भी पहुंच जाएंगी। फिर हमने साथ सर्कुलर रेलवे का भी मंसूबा शुरू कर दिया है। उसमें जो इनके दौर में अदवार में आप समझ लें कि जो चाइना कटिंग और रेलवे की ज़मीनों पे कब्जे किए गए उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। उसको हम मतलब फंडिंग कर रहे हैं, मतलब किसी तरह कंपनसेट करके उस ज़मीन खाली करवा रहे हैं। किसने कब्जे किए थे? कब्जे इन्हीं लोगों ने करवाए ना। अच्छा, मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी हुकूमत तो 3 साल हुए आए हुए। 13 साल से कराची में मिनी बसें, जिस तरह की बसें और जिस तरह की ट्रांसपोर्ट चल रही थी, मुझे नहीं समझता। अच्छा एक और चीज बताऊं, ये मास ट्रांजिट का इन्होंने एक वो बनाया अपने उमेश शाह साहब ने, माजरत के साथ अभी बसेस आई हैं ना ये मास, इसके 3000 जाले उन्होंने 6 महीने पहले भर्ती कर दिए, उनकी सैलरी जा रही है। तो ये तो लूट खसूट के ये तो बादशाह है, इनको तो तरीके पता है सारे। इसी तरह भी आप देख लिया कि इनके वो स्कूल की डेस्क 5500 रुपए की डेस्क दिखा दी गई और 29,000 में डेस्क खरीदी जा रही थी। यार खुदा का खौफ ही नहीं है कि यार इतना लूट चुके हैं मतलब सिंध को, कराची को, कि अगर ये करप्शन ना करते ना, 1 साल अगर 3 साल, अगर 13 साल में अगर 3 साल भी कुछ लगा देते तो ये कराची का ये हाल ना होता। ये टूटी फूटी सड़कें, ये नाले, ये बारिशों में पानी भर जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लें, हर चीज़ धर्म भरम पड़ी हुई है। ये हम 3 साल आए तो इसको सुधार रहे हैं। 29 अरब रुपए 3 नालों के लिए वक्फ किए गए, जिसमें इस दफा बारिशें हुई हैं, आपने देखा कि पानी सड़कों में नजर नहीं आया। चले मुस्तफा, ये चीजें तो साइन है कराची के लिए। सॉरी ठीक है मुस्तफा बलोच साहब, हमने देखा एनडीए में फाल हुआ और वो आपके साथ मिलकर एक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर उसने नालों की सफाई में भी अपना रोल अदा किया। और फिर हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने 40 बसेस कम से कम दी तो सही, मतलब सड़कों पर अब ये आएंगी तो सही। हमने देख लिया कि अब ये 80 बसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के चलेंगी और आवाम इससे मुस्तफीद होगी। आप लोग कब ला रहे हैं? ड्रीम्स। हम बसेस भी लाएंगे और हम हमारे जो मैनिफेस्टो में है कि एक आम गरीब पिसा हुआ बंदा जो बेरोजगार है, जिसको इस हुकूमत ने बेरोजगार किया है, उसको हम अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। और हमारा मंशूर जो है वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है। हम पूरे कौम का सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे दौर में लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये क्या बात कर रहे थे, इन्होंने
जितनी बेरोजगारी फैलाई, ये कह रहे हैं कि जो है वो अगर सिंध गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हैं तो वो गलत है। बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन बसें आई नहीं, ट्रैक शुरू नहीं है, 6 महीने पहले नौकरी दे दी आपने। उनका ये कहना है कि अभी तो वो शुरुआत हुई नहीं, हायरिंग बहुत पहले से हो गई है, तो ये तो कौमी जो खजाना है उसको नुकसान नहीं है मुस्तफा बलोच साहब? नहीं, देखें, इनकी तो बस हर बात में कोई ना कोई सियासी रंग देने का मतलब है, और आई वुड से कि मतलब इनको चाहिए कि थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं। अच्छा, तो कुछ आप हेल्प कर दे इसमें? नहीं तो हमसे अगर बैठेंगे, बात करें, बात करने के लिए तो फिर हम जरूर वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ाते हैं सर। मैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पे था कि मैंने मुस्तफ़ा बलोच को लिया कि वो सिंध में बता सकेंगे जिस तरह आप बसें लाएं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत पेश आई आपको कि आपको लगा कि एक ऐसा बिल लाया जाए और एक ऐसा मतलब रेगुलेट किया जाए मीडिया को? क्यों ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये फेक न्यूज़ हैं, ये इस तरह के मामलात उछलते हैं, किसी की पगड़ी उछाली जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको लग रहा है कि हद तक इज़्ज़त का तो पहले ही हमारे पास लॉ है? देखिए, उसमें बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इदारे बिल्कुल आज़ाद हों और मुल्क की वकार का सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान उसका सोचें। इसी तरह जो रिसेंटली जो मीडिया पे वो किया गया, देखिए इंडिया की खबरें मतलब बिल्कुल उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान में लगाए और हमारे ही मीडिया वाले उसको नशर कर रहे हैं, एज इट इज आगे करके। किसने नशर किया? बहुत से चैनल्स हैं ऐसे जिन्होंने जैसे कि उनको मैं बहुत से चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका सर, आप नेशनल मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं इंडिया भारत पे जो चलता है वो हमारे कुछ चैनलों पे भी नशर किया। तो उनके एंकर्स को बिठा देते हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान को मतलब वो कर रहे होते हैं, मतलब लान तान कर रहे होते हैं और वो हमारी आवाम को दिखा रहे होते हैं, और इस तरह मतलब ये चीजें अच्छी तो नहीं है। हमारे चैनलों ने क्या किया, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने क्या किया? हमारे नेशनल मीडिया ने देखिए क्या किया, अभी उसकी खबर चला दी हमारे शहरियार अफरीदी साहब की, फेक न्यूज चलाई। हालांकि ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई प्रूफ कोई भी नहीं दे रहे अब कि नहीं जी उनकी तलाशी हो गई, उनकी ऐसा हो गया। ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि जी उनकी बड़ी ऊपर से सिफारिश करके उनको छुड़वाया गया, ये भी नहीं हुआ। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम चाहते हैं कि भाई ये कंट्रोल में रहे, उनकी आजादी पे कोई वो हमें वो इतराज नहीं है, बिल्कुल मीडिया आजाद होना चाहिए। किस तरह का कंट्रोल हो वो भी कंट्रोल आप ऐसा हो कि मुल्क के वकार का होना चाहिए पहले, कि हमारा अगर हम एक चीज खबर दे रहे हैं तो उस पर कहीं हमारा मुल्क का वकार तो मजरूह नहीं हो रहा। इस चीज पे नजर रख लीजिए, हम इस चीज का कहते हैं। इस तरह की खबरें क्या आपको लग रहा है कि हमारे नेशनल मीडिया पे होता ही बिल्कुल आती नहीं है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को हम आजाद करना चाह रहे हैं कि भाई उस पर जैसे ये नवाज शरीफ का उनका इन्फ्लुएंस है मतलब उन साहब पे, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ये आपको कैसे लग रहा है न्याजी साहब कि किसी के वो दबाव में आ रहे हैं या किसी की जबान बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन करवाने का इख्तियार है और उनको कराने चाहिए, और जो चीज़ उसमें मतलब उनको अच्छे करने के लिए उसमें मजीद अगर उनको चीज़ चाहिए या इलेक्ट्रिक वोटिंग उन्हें करानी है, उससे अगर चाहते समझ सकते हैं कि इसमें जाली वोटिंग नहीं होगी। मशीन को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और 37 तहफ़्फ़ुज़ात अगर आपको दिए हैं कि हमें ये शुबात हैं, वो आप उनको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल असेंबली में किया है तो, लेकिन वो नहीं मान रहे, वो कहते बस नहीं तो नहीं, वो इसमें इस तरह फलाने मुल्क ने वो कर दिया था, फलाने मुल्क में इसने ख़त्म कर दी थी, तो ये तो सवाल तो ना हुए ना। तो कहने का मकसद है कि हम चाहते हैं कि मुल्क एक अच्छे दुराइये पे खड़ा हो जाए, फ्यूचर में आने वाले जो हमारे इलेक्शन होते हैं उन पे इल्ज़ामात ना लगें, ये वोट जो मतलब कहते हैं कैंसिल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें कम हो जाएं। आपके वफाकी वज़रा की जो ये स्टेटमेंट्स हैं कि इस इदारे को जहन्नुम में डालें जी, आग लगा दें, आप ऐसा एक आईनी इदारा, एक खुद मुख्तार इदारा, उनका ज़ाती स्टेटमेंट है। इंसान जब गुस्से में आता है तो अगर उन्होंने कह दिया, लेकिन वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो नहीं है। लेकिन हम साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ही न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए, और जिस चीज़ में अगर इलेक्शन कराने में जिस चीज़ की बेहतरी आ सके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्या सराहियां होती है और मीडिया की बेहतरी भी आप चाहते हैं, वो भी बता दें क्या चाहते हैं कि मीडिया की बेहतरी बिल्कुल मुल्क के वकार को सबसे पहले उनको रखना चाहिए। अपनी मतलब दुकानदारी चमकाने के लिए चीज या रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, मुल्क का वकार बढ़ाने को उस पर उनको मद्देनजर रखना चाहिए। इसी तरह अपनी पॉलिसीज दें जो देनी है उन्होंने, हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं, इस तरह की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो जो आप रेगुलेट करने जा रहे हैं उस पर जिस तरह PM साहब को सिलेक्टेड बोला जाता है, इस तरह के अल्फाजात को भी आप
मतलब देखिए, आप हाइड करने जा रहे हैं? उस तरह के अल्फाजात को हाइड हो नहीं सकते, वो तो एक जनवन, हम तो यही चाह रहे हैं कि मुल्क के वकार के लिए कोई अगर ऐसी चीज अगर इंडिया का मीडिया दे रहा है तो कम से कम हमारा मीडिया उसको नशर ना करे। अगर जहां पाकिस्तान की सलामती की कोई बातें आती हैं तो वो हम उसको अपने महफूज रख सके, कि ना कि उनको अवाम में मतलब बता दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साजिद भाई कि जो कि हमें हाइड रखनी पड़ती है अपने मुल्क की सलामती के लिए। तो इसी तरह जैसे अब देखें पाकिस्तान कितना अहमियत इख्तियार कर चुका है खित्ते में, जब से अफगानिस्तान ये जो इंडिया न्यूजीलैंड की टीम चली गई और ये अब वो बातें खत्म हो गई हैं। अब ये इमरान खान आ गया है, एक बहुत बड़ा शख्स है, और इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने मना कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि भाई हम भी न्यूट्रल मकाम पे नहीं खेलेंगे। वो सारा साजिद भाई प्रेशर दिया जा रहा है कि किसी तरीके से आप अफगानिस्तान के पीछे हट जाएं, जो मतलब उसमें उनको सीपैक से हम पीछे हट जाएं, उनको उनके लिए उनको दहशतगर्दी के लिए या उनके लिए हमलों के लिए उनको अड्डे दे दें, तो फिर तो कहते हैं भाई क्रिकेट भी खेलो और कर्जे भी लो। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी साहिब साहब। अब ये इसी तरह जैसे न्यूजीलैंड ब्रिटिश एयरलाइन का त्यारा आया तो पाकिस्तान ने रोका ना कि हम नहीं उतरने देंगे। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है। इंडिया पहले जहाज़ हमारे बॉर्डर्स पे आते रहे, सब ने आंखें बंद की, लेकिन इस दफ़ा जब आया तो उसको गिरा दिया और वो कह के गया कि चाय वॉज फैंटास्टिक। तो ये तो हमने सुने, हमारे अवाम के दिलों की आवाज़ निकली। इसी तरह शाहमूद कुरैशी ने पहली दफ़ा उनके जाके चैलेंज करके को कहा कि डीप पॉकेट्स का एक अल्फाज हमें मिला सुनने को, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को एक और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कर्जे अपने अड्डे नहीं देंगे। तो ये चीजें साफ जवाब दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसलिए प्रोग्राम का वक्त भी एंड पर है। आखिर में आप ये बताइए कि आखिरी आपके 2 साल हैं, मैं 2 साल भी नहीं कहूँगा, लास्ट ईयर है, आखिरी साल तो इलेक्शन की तैयारियों का है आपका। इस 1 साल में क्या क्या डिलीवर होगा, पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा एहसास प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। उस एहसास प्रोग्राम में हम गरीबों को 12,000 रुपया बगैर किसी सिफारिश के मिल रहे हैं। 6,000 रुपया उनको घरों के लिए दिया जा रहा है, राशन। इसी तरह उसमें हुनरमंद नौजवान का प्रोग्राम है, इसमें मतलब हुनरमंद खातून का बिला सूद हम कर्जे दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, मतलब लंगर खाने गरीबों के लिए उनको इज्जत से खाना दिया जा रहा है। इसी तरह हमने मुसाफिर खाने कितने लोगों को मिल चुके हैं? आप तो दे रहे हैं, कितने लोगों को मिलते हैं? आपने कैपेसिटी कितनी रखी है? कैपेसिटी हमने अपना एक मतलब बजट का, हमने तकरीबन अपने बजट का बड़ा हिस्सा इस चीज़ में एहसास प्रोग्राम को दिया है, ताकि अब आने वाले, अब देखिए 50,000 हमारे नौजवान जो है वो कंप्यूटर और उसकी मतलब उससे मुस्तफीद हुए हैं। ये तो लोग नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए, तो अगर आप महसूस ना करें, देखिए मुझे जहां तक याद है और आपको भी याद होगा, इससे कबल इसी एहसास प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहा जाता था, और बेनज़ीर के इसी ही ये जो वफाकी हुकूमतों के ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें कंप्यूटर कोर्स भी करवाए जाते थे, वजीफा भी दिया जाता था। ये तो माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट हैं। बहुत अच्छा किया आपने कि इनको कंटिन्यू रखा, इसमें कोई नहीं है, लेकिन कुछ जिद्दत आप लाए, एक आप लाए, हेल्थ कार्ड आपने दिया। जिद्दत ये लाए कि हमने ट्रांसपेरेंटी उसमें कर ली है कि जो बंदे के पास अगर 1,000 से ज्यादा मंथली मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो उनको 12,000। पहले तो उनके सारे वडेरों के रिश्तेदारों को और उनके अफसरों की बीवियों को वो सारे खा रहे थे। अच्छा, किसी को दे रहे थे तो उसमें 1,000-2,000 कटौती हो जाती थी। तो हमने तो उसको एटीएम पे, जिसका नाम है एटीएम में जाते हैं, अपना अंगूठा लगाया, पैसे निकाले। तो ये हम तो उसमें जिद्दत लेकर आए हैं कि एक हकदार को हक मिले। अच्छा, सिंध की आवाम को हेल्थ कार्ड कब दे रहे हैं? सिंध की आवाम को इंशाल्लाह पंजाब कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट ईयर से हमें उम्मीद है कि हम सिंध में भी शुरू कर देंगे। लेकिन सिंध वाले चूंकि 18वीं तरमीम वो नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे काम यहाँ के भी लेकर, जैसे हम बसेस ले आए, लोग तो सुनते आए कि ये बसेस आ रही हैं, लेकिन हम लेके आ गए, लोगों ने देखी, उतरी, इंशाल्लाह 1-2 महीने में देखेंगे चलते हुए भी नजर आएंगी। सिंध ने हमें मैंने दूसरी बात आपको बताएं, हमारी 3 साल उसमें कोविड आया, पौने 2 साल के लिए, जिस तरह इमरान खान ने अपनी पॉलिसी दी, हम देखें 70% गरीब लोग हैं, उनको भी बचाया। उसी दौरान इमरान खान की पॉलिसी में ये स्मार्ट लॉकडाउन जो मुतारिफ कराया, दुनिया ने सराहा उसको। इसी बात को नजर रखते हुए हमने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया फौरी तौर पे। आपने देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने कोविड के दौरान कितने मजदूरों को नौकरियां मिल गई। इसी दौरान स्टील इंडस्ट्री हमारी बूस्ट कर गई, उसी दौरान हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, हज़ारों लोगों को नौकरियां मिली, हज़ारों गरीब लोगों को कंस्ट्रक्शन में जो लेबर होती है उनको काम मिला। तो ये चीज़ें सामने हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट हमारी रिकॉर्ड, कहते हैं जी बाहर मुल्क में फैक्ट्रियां बंद थी तो भाई ऑर्डर मिला,
इंडिया को भी मिला, बांग्लादेश को मिला, चलें। हमने अचीव किया। आज क्या ठीक है। है कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ चुकी है कि कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। फैसलाबाद में लोग इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि लोग भाई आए, नौकरियां उनके पास, चलें। मतलब वो नहीं है। ठीक है, इसी इरफान। तरह गाड़ियों, टोयोटा ने रिकॉर्ड कहा है कि हमारे पिछले दौर में 1 साल में रिकॉर्ड गाड़ियां हमारी बढ़ी हैं और लोगों ने खरीदी हैं। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स लिए हैं लोगों ने, स्टॉक में अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। डिजिटल रोशन अकाउंट जो खोला गया है, बाहर बैठे लोग लाखों डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत हो जा रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि इसको कमजोर करें, ये टुकड़े ठीक टुकड़े है। हो जाएंगे। आपका देख लें, उसको मौलाना के ABCD प्लान खत्म हो गए, PDM खत्म हो गई, बिलावल साहब कहते 31 दिसंबर आखिरी होगी, ये सारे चिकनाचूर हो गए, आपस में लड़ रहे हैं कि यार हमारी बारी कैसे आएगी। ये तो हट ही नहीं रहा। इमरान खान मुखलिस शख्स है, ईमानदार शख्स है, प्रो पाकिस्तानी है, लोगों की दुआएं उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला वो नया पाकिस्तान बना के रहेगा। चले जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और सियासी इख्तलाफात और तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंसाफ हेल्थ कार्ड अगर पूरे पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, जो एलिजिबल लोग हैं, अगर उनको ये कार्ड की सहूलत बुजुर्गों को मिलती है और जिस तरह वफाकी हुकूमत कुछ सूबों में दे रही है और इनकी ये विश है कि पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत दी जाए आवाम को, ताकि आवाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें लाइनों में ना लगें, 3-3 दिन अपनी जो उनको वहाँ पे बेड नहीं मिलता, सड़कों पर बैठे रहते हैं, उस चीज़ से उनको छुटकारा मिले कि वो एक कार्ड लेकर जाएं, रिसेप्शन पर दें और उनको इज्जत के साथ उनका इलाज मुआवजा किया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।